कि छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों की भर्ती अब इस प्रक्रिया से ली जाएगी। अभी कुछ दिन पहले सब लोगों ने सुना होगा कि सीजीपीएससी ने प्यून के एग्जाम दिया था। ठीक है, मतलब सीजीपीएससी का स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए कि वो प्यून के एग्जाम दे। क्या लगता है कि इसे क्यों बनाने जाने का सोचा होगा सरकार ने, क्या जरूरत पड़ गई होगी? और पारदर्शिता का जो है इसमें ये कहा गया है कि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे तो वो इसकी कोर कमेटी में शामिल होंगे और वो लोग संचालित करेंगे। क्या वो ये कमियों को कंट्रोल कर पाएगा ये बोर्ड अगर बनता है तो? क्या बच्चे सारी चीजों से स्ट्रेस फ्री होके एग्जाम दे सकते हैं? क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग जो मंडल बनने वाला है तो वो सीधे तौर पे सरकार की उस पर सीधी दखलंदाजी रहेगी, उनके नियंत्रण में रहेगा। ये हरियाणा में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, अब हमारे छत्तीसगढ़ में और साथ में असम में। अगर छत्तीसगढ़ में अगर ये बन रहा है तो क्या इनको इनसे सीखने मिलेगा? जो करप्शन है या जो डिले हो रहा है, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, उसको दूर किया जा सके इसलिए बनाया जा रहा है। व्यापम बहुत सारी परीक्षाओं का डेट जारी कर चुका है। अगर आप व्यापम को भंग करते हैं तो फिर उन परीक्षाओं का क्या होगा और कब आप लेंगे उसको? छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और बदलाव होने का कारण यह है कि राज्य सरकार कर्मचारी चयन मंडल बनाने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार के पास जिस तरीके से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसी तर्ज पे इस बोर्ड का भी एक स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों की भर्ती अब इस प्रक्रिया से ली जाएगी। पर इस बोर्ड का फायदा अभ्यर्थी को किस तरीके से मिलेगा, किस तरीके से परीक्षा लेने के जो तैयारियां हैं वो बदल जाएंगे, पैटर्न्स बदल जाएंगे और क्या क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं, फायदे और नुकसान पे भी बात किया जाएगा। हमारे साथ इन सब सारी चीजों पे सार्थक चर्चा करने के लिए जीत फाउंडेशन से प्रेमजीत भैया मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने समय दिया। तो अब पूरी कोशिश करते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। हालांकि इस पे जो प्रस्ताव है सरकार के पास पेश कर दिया गया है और बहुत जल्दी बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी जाएगी। पर सबसे पहले समझते हैं कि ये एसएसबी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, क्या लगता है कि इसे क्यों बनाने जाने का सोचा होगा सरकार ने, क्या जरूरत पड़ गई होगी और बनाने की जो प्रक्रिया होगी उसमें क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? क्योंकि एक लंबे समय से तो व्यापम जो है एग्जाम कंडक्ट करवाता था, तो अब ऐसा बताया जा रहा है कि जो बिखर बिखर के एग्जाम होता था वो एक साथ कंडक्ट किया जाएगा, तो कितना फायदा हो सकता है? सबसे पहले तो समझेंगे जो एसएसबी है ये क्या है। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड सीधे तौर पे अभी इसका प्रारूप और ढांचा सामने आया नहीं है, लेकिन हमारे सामने एसएससी जो है इंडिया लेवल पे जो हमारा एग्जाम होता है उसके अलावा एसएसबीज हैं 7-8 राज्यों में और वो सफल है कहीं ना कहीं। अब एसएससी सीजीएल का बात करेंगे तो सीजीएल कम से कम 9 से 10 पदों का परीक्षा एक साथ लेता है, प्रेफरेंस के आधार पर आपको अलॉटमेंट देता है, तो बच्चे का समय बचता है। एग्जाम की जो प्रक्रिया होती है वो बड़ी अच्छी होती है कि एक दिन हुआ और कैटेगरी के हिसाब से जिसने मेरिट लाया उसको ऊपर का पोस्ट मिला, नीचे का मिल गया। ऐसे सीएचएसएल का होता है, एमटीएस तक एसएससी करवाती है, तो जैसे कि सीजीएल है वो ग्रुप बी और सी तक लिमिटेड, ग्रुप सी के लिए वो करवाती है सीएचएसएल का एग्जाम एसएससी, और ग्रुप डी या सी कह लीजिए जो कि हवलदार हुआ या चौकीदार हुआ, भृत्य हुआ, उसके लिए वो एमटीएस का एग्जाम करवाती है। तो उन सारे पदों के लिए अब मान लीजिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी कुछ दिन पहले सब लोगों ने सुना होगा कि सीजीपीएससी ने प्यून के एग्जाम दिया था। ठीक है, मतलब सीजीपीएससी का स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए कि वो प्यून के एग्जाम दे। और फिर उसके बाद पता चलता है कभी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम निकल रहा है 35 पदों पर, फिर कभी कुछ और निकलता है, अलग अलग छुटपुट। तो एसएससी का जो एमटीएस है वो इन छोटे पदों को इकट्ठा करके एक बार एग्जाम लेता है और फिर अलग अलग मंत्रालयों में आपके मेरिट्स के आधार पे आपको भेज देता है। एक बार एग्जाम हुआ, नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा आए, ज्यादा बच्चों को उसमें उतरने का मौका मिला और बहुत लोग साथ जस्टिफाई भी होता है। अब ये अलग विषय है कि धांधली होती है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, करप्शन हर जगह है, लेकिन वो प्रक्रिया सच में देखा जाता है कि एक कैलेंडर को फॉलो करते हुए एसएससी हर बार अपना चीज जारी करता है। जहां भी एसएसबी है जिन राज्यों में कैलेंडर जारी करेगा, सिलेबस बता देगा कि भाई यही सिलेबस रहेगा, सीजीएल का फिक्स है। बच्चा एकदम फोकस होके एकदम टारगेटेड वे में तैयारी करता है, कॉम्पिटिशन का लेवल भी मजेदार रहता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि मतलब एसएससी है, अगर तीनों उसका देखा जाए सीजीएल, फिर सीएचएसएल और फिर एमटीएस, अगर वही चीज यहाँ अडॉप्ट कर ली जाती तो शायद सीजीपीएससी को शायद प्यून का एग्जाम नहीं लेना पड़ता। और प्लस व्यापम की जैसे आपने बात की कि व्यापम को क्यों भंग किया जा रहा है या उसकी आवश्यकता क्या है, शायद व्यापम को भंग ना करके उसको दूसरी बॉडी बनाए, वो देखने मिलेगा। क्योंकि व्यापम प्रवेश परीक्षाएं लेता है और आपको पता है कि ये जो सत्र है ये पूरा उसकी प्रवेश परीक्षा में जाता है जी। कि मतलब आपका पीईटी का एग्जाम, पीपीएचटी का एग्जाम, फिर आपका पीपीटी का या जो भी और भी छोटे छोटे प्रवेश परीक्षाएं हैं, तो इनको लेने में भी वो बिजी रहता है। और सब एग्जाम्स मोस्टली देखा जाता है संडे को ही होता है, और साल में कितने ही संडे होंगे, 51-52, तो मतलब कि आप बस 52 एग्जाम ले पाओगे, तो आप खुद उसमें बिजी हो और वो पहले से आप उसको कर रहे हो। बट अब उस पर जो अतिरिक्त भार है उसको हटा के जो भी कर्मचारी होंगे, जो सरकारी कर्मचारी होंगे, तो उसके लिए एक आयोग की आवश्यकता तो जरूर है और बनना चाहिए इस मॉडल पे, बट वो करप्शन फ्री रहे तो। और दूसरा जो आपने कहा कि किस रूप में होगा, तो ये देखा जा रहा है कि व्यापम में मतलब एक अध्यक्ष होता है और कहीं ना कहीं सरकार का उस पर सीधा नियंत्रण नहीं है। ये जो आयोग बनेगा, कर्मचारी चयन आयोग जो मंडल बनने वाला है, तो वो सीधे तौर पर सरकार की उस पर सीधी दखलंदाजी रहेगी, उनके नियंत्रण में रहेगा। अब इसका सकारात्मक पहलू भी है और नकारात्मक पहलू भी है।
तो जिस तरीके से वैसे तो अभी अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें या स्टेट लेवल पे बात करें तो एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे अनियमितताएं देखने को मिलती है, बहुत सारी गड़बड़ियां देखने को मिलती है। क्या वो ये कमियों को कंट्रोल कर पाएगा ये बोर्ड अगर बनता है तो? क्या बच्चे सारी चीज़ों से स्ट्रेस फ्री होके एग्ज़ाम दे सकते हैं? क्योंकि अब तो एग्ज़ाम देना भी उनके लिए एक टास्क हो गया है, बहुत सारे नियम आ गए हैं कि आपको हाफ पैंट पहन के जाना है, फुल शर्ट नहीं पहन के जाना है। कई बार टाइमिंग को लेकर ऐसे वीडियोज आते हैं कि बच्चे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें जाने दीजिए, 2 मिनट तो हम लेट हुए हैं। तो क्या एक नए मॉडल को तैयार करने में बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ हमको एक बोर्ड मिल गया है जो अब हमको टेंशन फ्री होकर एग्जाम देने देगा? देखिए, बच्चे नाखुश तो ज़रूर हैं, लेकिन अगर कर्मचारी चयन मंडल बनाया जाता है तो सीधे तौर पर समझिए कि व्यापम करीब 100 से अधिक परीक्षाएं लेता है, सबके लिए अलग अलग सिलेबस लेके आता है। रहते वो ग्रुप बी और ग्रुप सी के ही पद होते हैं, ठीक है। फिर CGPSC है, तो जैसे कि मैंने कहा ना पियून वाला एग्जाम्पल, क्या जरूरत था उसको लेने का, बट होगा कुछ या जो भी उनके बीच का होगा। तो व्यापम का जो सिलेबस है वो हर एग्जाम के लिए अलग अलग है। और आज आप देखेंगे कि उस पियून के एग्जाम में इंजीनियर्स भी बैठे थे जी, ये तो है ना। तो इंजीनियर ने पियून की तो कोई पढ़ाई नहीं की थी, उसने इंजीनियरिंग की थी और बावजूद वो इस एग्जाम में बैठा। मतलब कि बच्चा आज इतना बेरोजगार है, आज के डेट में सबके पास नौकरियां नहीं है, तो कोई भी सरकारी नौकरी आ रही है तो उसमें वो कूद रहा है। तो ऐसे सभी को एक मौका मिलेगा, एक ओपन प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसका एक निर्धारित जो है पाठ्यक्रम होगा कि भाई ये सब्जेक्ट हैं छत्तीसगढ़, या मान लीजिए जो भी कंबाइन करके SSB लेके आता है छत्तीसगढ़ का, तो उससे ये होगा कि एक यूनिफाइड आपको सिलेबस सब स्टूडेंट को मिल जाएगा। अब पता चल गया बच्चे को कि हाँ भाई, जैसे SSC का मॉडल है कि भाई उसमें आपसे रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और GS पूछेगा फिक्स। अब वो चाहे कोई भी पद हो, आपको इनको पार करके इसमें मेरिट लाके और आना है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर कॉमन सिलेबस सब बच्चों को मिल गया। अब ये चीज है कि इसके लिए बच्चे और भी बहुत लोग हैं, और राज्य में होता है, राज्य की राजनीति बहुत अलग होती है, तो वो लोग डिमांड कर सकते हैं कि मुझे मेरे हिसाब से दिया जाए, या मेडिकल वाले कोई होंगे या, बट लेकिन ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए एक कॉमन सिलेबस मिलेगा, बच्चा एकदम टारगेटली अपनी पढ़ाई कर पाएगा। तो ये चीज तो दिखने आ रहा है। अब उसमें क्या होता है नहीं होता है फिर वही बात है। फिर पारदर्शिता की अगर मैं बात करूं तो कितना पारदर्शिता रह सकेगा ये बोर्ड बनने के बाद बच्चे और एग्जाम और स्टाफ्स के बीच में? पारदर्शिता सबसे पहले तो जिस दिन ये आएगा SSC, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मतलब भाई एग्जाम कैलेंडर सामने रखेगा, फिर सिलेबस सामने रख देगा आपके, तो बच्चे को पता चल गया कि इतने तारीख को मेरा एग्जाम है और ये सिलेबस है। यहाँ तो व्यापम मतलब क्या करता है, पहले जो 12 महीने का समय लगता था, 12 महीने, मतलब व्यापम क्या करता है, हवा चल रहा है मार्केट में कि शिक्षक भर्ती आएगा, डेट दे दिया व्यापम ने, लेकिन सिलेबस नहीं दिया, और ये कह दिया कि सब्जेक्ट वाइज होगा। बच्चे को अगर ये पता रहे कि इस दिन को एग्जाम देना है और ये सिलेबस है, तो बहुत अच्छी तैयारी करके तैयार रहेगा और इधर उधर नहीं सोचेगा, फोकस रहेगा और बाकी व्यर्थ कामों में भी ध्यान नहीं लगाएगा। तो ये तो एक बहुत अच्छा काम हो रहा है। और पारदर्शिता का जो है इसमें ये कहा गया है कि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे तो वो इसकी कोर कमेटी में शामिल होंगे और वो लोग संचालित करेंगे। और इसका ये जो फनल तैयार किया गया, इसीलिए तैयार किया गया ऐसा कि जो करप्शन है या जो डिले हो रहा है, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, उसको दूर किया जा सके, इसलिए बनाया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, तो सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि व्यापम लूप होल जो खतरनाक है, क्योंकि व्यापम बहुत सारी परीक्षाओं का डेट जारी कर चुका है। अगर आप व्यापम को भंग करते हैं तो फिर उन परीक्षाओं का क्या होगा और कब आप लेंगे उसको? सबसे बड़ा बात है कि या कहीं इस बहाने सरकार मतलब कहीं सीधे 6 महीने का वैक्यूम क्रिएट ना कर दे कि 6 महीने तक हम अभी बना रहे हैं, इसका गठन हो रहा है, वो जो परीक्षाएं हैं सब रद्द कर दी गई, 6 महीने कुछ नहीं आएगा, जो आएगा आपको ये बोर्ड बनने के बाद, ये एक डर ये जो है ये सामने आ रहा है बहुत खतरनाक कि अगर भंग हो गया व्यापम तो उसकी अब क्या रूपरेखा होगी। अच्छा, अगर अपन भारत में राज्यों की बात करें तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर मैं दिखाता हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दीजिएगा कि जैसे कि ये हरियाणा में है, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, अब हमारे छत्तीसगढ़ में और साथ में असम में भी। तो क्या आपके पास थोड़ा सा कुछ ऐसा एनालिसिस है क्या कि बाकी राज्यों में ये जो बोर्ड्स बने, ये कमीशन जो बने, वो कितने सक्सेसफुल रहे? अगर छत्तीसगढ़ में अगर ये बन रहा है तो क्या इनको इनसे सीखने मिलेगा? सबसे रिसेंट एग्जाम्पल है, बाकी राज्यों से सबसे पिछड़ा राज्य हम बिहार को मानते हैं जी। BPSC वहां पर है, ठीक है, और इतनी बड़ी मात्रा में उन्होंने शिक्षक भर्ती करवाया और कहीं कोई करप्शन का नाम नहीं आया। इवन यूपी के, झारखंड के, मतलब बिहार से ज्यादा, बिहारियों से ज्यादा झारखंड, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स जाके वहां जॉब लिए। हमारे छत्तीसगढ़ से भी हमारे कुछ बच्चे जहां वहां जाके PGT वर्ग 1 में सिलेक्ट हुए। तो करप्शन नहीं था, पारदर्शिता थी, डेट जारी था, उनके पास एक मंडल था, इसी कारण तो ये हो पाया ना। और वो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आएगा तो हम फिर से यहाँ देख यहाँ सेलेक्ट होकर वापस आ जाएंगे, घर वापसी करेंगे, बट जा तो पाए ना। और बिहार में मतलब 3 बार लाख से ज्यादा पद, बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, सब जानते हैं, सब कहते हैं। तो उसके पास यानी कि BPSC था, तो उसने कंडक्ट करवाया और परिणाम है सामने। तो पॉजिटिव बहुत है ये, अगर सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना। अगर मैं आपको 2-3 शब्दों में अगर कहना चाहूँ, बोलना चाहे कि SSB अगर छत्तीसगढ़ में बनता है तो 2 शब्दों में क्या फायदा हो सकता है और क्या टास्क रहेगा? टास्क तो बहुत हैवी है, बच्चे बहुत नाराज हैं और सच में नाराज हैं।
लेकिन फ़ायदा होता दिख रहा है कि अगर एक बार बन गया तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बच्चा स्टूडेंट को चाहिए क्या, आप एक लाइन है कि मतलब आप एक परीक्षा का डेट बताओ, ठीक है, और सिलेबस बता दो और बस बुक बता दो जी। बच्चे एकदम कॉन्फिडेंटली एकदम वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि मैं इसको क्रैक कर लूंगा। तो ये एक रूपरेखा उनको मिल जाएगी। तो ये, और बाकी नकारात्मक पहलुओं के बारे में बोलना ठीक नहीं है, बच्चे पसंद नहीं करेंगे उस चीज़ को। चलो, उम्मीद है कि अगर छत्तीसगढ़ में ये बोर्ड बन जाता है तो छात्रों को, अभ्यर्थियों को बहुत मदद मिलेगी इससे, और तैयारी करने का एक अच्छा उनको समय मिल जाएगा, उनको तारीख मिल जाएगी। क्योंकि व्यापम अब तक जो तमाम जो एग्जाम्स लेता है वो, उसमें कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी देरी हो जाती है डेट में, फिर सिलेबस पता करने में। ये जो स्थिति है इसको ही ठीक करने के लिए और तमाम जितनी भी अनियमितताएं हो रही हैं उन्हें दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार ने ये सोचा कि हमारे राज्य में भी एक बोर्ड होना चाहिए जो सभी एग्जाम को कंडक्ट करे और अच्छे से एग्जाम हो। तमाम पहलुओं पे बातचीत तो चल रही है, हम और भी आगे बातचीत करेंगे जब ये बोर्ड बन जाएगा, अध्यक्ष के रूप में कोई सामने आ जाएगा और भी जो स्टाफ्स हैं वो सामने आ जाएंगे, तो उस पर भी बात होगी कि वो लोग इसे अच्छे से चला पाएंगे कि नहीं, पारदर्शिता रहेगी कि नहीं, करप्शन तो नहीं होगा, होगा तो किस लेवल पे होगा, एग्जाम में जितनी भी गड़बड़ियां होती हैं, चाहे वो टेक्निकल टर्म्स में हो या फिर रिटन टर्म्स में हो, जितनी भी चीजें होती हैं, नकल वाली चीजें ना हो, ये सब सारी चीजों से अगर बच गए हम तो राज्य में एक अच्छा बोर्ड तैयार कर सकते हैं और एक अच्छे एग्जाम दिलवा सकते हैं बच्चों को और बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो और बच्चे भी इसे सपोर्ट करके अच्छे से आगे बढ़े। चीजें अगर कभी नजर आएगी तो उस पर बातचीत करते रहेंगे और ऐसे ही जो कोचिंग चला रहे हैं, तमाम चीजें जिन पे नजर रहती है, जैसे प्रेमजीत भैया ने हमारा साथ दिया, ऐसे ही लोगों से बातचीत करते रहेंगे और आप तक लेकर आते रहेंगे। जो बोर्ड बन रहा है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए। शुक्रिया।